नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों। ठीक है, तो स्टार्ट। Good evening to all. Myself, Dr. Rajpal Singh Rawat from Government Degree College, Nandanagar, Uttarakhand. Today, my topic name is financial awareness. हम अगर आज बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एजुकेशंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 पार्ट में हम इसका डिस्कशंस करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कशन करेंगे कि एज ग्रुप्स क्या है, किस एज ग्रुप्स में फाइनेंस के क्या क्या गोल्स होने चाहिए। नंबर सेकेंड, स्मार्ट गोल्स क्या है। नंबर थर्ड, किसी भी इन्वेस्टर के पास, पर्सन्स के पास इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शंस हैं। नंबर फोर्थ, टिप्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेजेंट टाइम पे कौन कौन सी टिप्स होंगी, कौन कौन से मोबाइल एप्लीकेशंस मार्केट में रन हैं। ये हमारा एक जो टॉपिक है उसको हमने इस 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड है एज ग्रुप। एक पर्सन अपनी लाइफ में इस डिफरेंट एज ग्रुप से पास आउट होता है। 0 to 25 ईयर्स, 26 to 45 ईयर्स, 46 to 60 ईयर्स एंड 60 ईयर्स से अबव। तो हर एज ग्रुप में हर पर्सन के अलग अलग फाइनेंशियल टारगेट होंगे। तो एज ग्रुप की बात करें तो जो हमारे पास पहला एज ग्रुप है वो एज ग्रुप हमारे पास है 0 to 25 ईयर्स। इस एज ग्रुप में जो हमारे पास इन्वेस्टर होता है वो मोस्टली एजुकेशन रिसीव करता है। इसमें उसका इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं होता। इस एज में वो अपनी एजुकेशन ले रहा होता है और इस एज उसके जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लिए जाते हैं वो उसके पेरेंट्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। प्लीज शेयर प्रीवियस स्लाइड। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लिए जाएंगे उसके पेरेंट्स के द्वारा लिए जाएंगे। इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस में ये चीज है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी अभिभावक हैं, वो अपने बच्चे के साथ शेयर करें और उसको बता दें कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस, शेयर मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, इंश्योरेंस क्या है, आरडी क्या है, पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स क्या है। हम अपने बच्चे को इन्वेस्टमेंट के जो भी ऑप्शंस हैं उनसे अवेयर कर दें। आपने देखा होगा कि आरबीआई की वेबसाइट पे, इंश्योरेंस आईआरडीए की वेबसाइट पर और गवर्नमेंट के द्वारा भी फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। नंबर सेकंड, एज जो हमारे पास है 26 to 45 ईयर्स। 26 to 45 ईयर्स में ये यहाँ पर हमारी जॉब लगभग स्टार्ट हो चुकी होती है। यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एज वो है जहां पर किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एज की बात करते हैं 46 to 60 ईयर्स। इस एज ग्रुप में अब किसी भी पर्सन के पास जो लाइबिलिटीज है उस लाइबिलिटीज को उसने पेमेंट करना है। जैसे बेटे की शादी, बच्चों की एजुकेशन, अपने लिए घर खरीदना है। तो ये एज हो गई हमारी 46 to 60 ईयर्स। और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है 60 ईयर्स से अबव, वो ऑप्शन हमारे पास रिटायरमेंट का होता है। इस रिटायरमेंट के बाद आदमी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाता है और वो एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ लीड करना चाहता है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, एज ग्रुप का ध्यान रखना है कि हम किस एज ग्रुप में हैं और इसी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग क्रिएट करनी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं स्मार्ट गोल्स की कि भाई एक स्मार्ट गोल्स कैसे होगा। तो अगर आपने स्मार्ट गोल्स अचीव करना है तो कैलकुलेट योर एसेट। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास क्या है। मेरे पास कार है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास लैंड है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास म्यूचुअल फंड है। तो कैलकुलेट योर एसेट।
आप अपनी एसेट को कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट फ्यूचर लायबिलिटीज, भविष्य में ऐसी कौन सी लायबिलिटीज है, ऐसा कौन सा एक्सपेंसेस है जो आपके पास हो सकता है। जैसे मेरी बेटे की एजुकेशन सुनी है, एमबीबीएस करना है, एमबीए करना है, बीटेक करना है, तो फ्यूचर लायबिलिटीज है मेरे। फ्यूचर लायबिलिटी मीन्स जो मुझे करनी है। बच्चों की मैरिज करनी है, मुझे अपने लिए एक घर खरीदना है, मुझे अपने लिए कार खरीदनी है, तो कैलकुलेट फ्यूचर लायबिलिटीज। नंबर नेक्स्ट, इनकम माइनस लायबिलिटीज। अक्सर हम क्या करते हैं कि अपनी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो बचता है उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको सेविंग करते हैं। दिस इज रॉन्ग मेथड। आप अपनी इनकम में से फ्यूचर लायबिलिटीज, बच्चे की शादी के लिए, मकान के लिए, अपने कार के लिए, जितना भी आपका है उस पैसे को आप अपनी लायबिलिटीज मान के अपनी इनकम से माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचे वो एक्सपेंडिचर कीजिए। लेकिन रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, अपनी इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो बचती है उसको फिर सेव करते हैं। दिस इज नॉट गुड मेथड। नंबर फोर्थ हमारे पास है इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें अपने इन्फ्लेशन को ऐड कर लीजिए, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देख लीजिए। जैसे वर्तमान टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पर आपका जो सेविंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3.5% से 4% के बीच है, लेकिन इन्फ्लेशन 6% के बीच है। तो जब इन्फ्लेशन ज्यादा है सेविंग अकाउंट से ज्यादा, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जब भी अपने इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये जरूर देख लें कि आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करता हो, आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन के रिटर्न से हाई होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन के रिटेशन रिटर्न से लेस होगा, तो फिर वो आपका लिए आगे लॉसफुल है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट फंड। आप अपनी लाइबिलिटीज को डिवाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग फंड क्रिएट कर दीजिए। मैं अपना एग्जांपल लूं तो मेरी एज प्रेजेंट टाइम पे 44 ईयर्स है। तो मेरे पास क्या क्या लाइबिलिटीज है, मुझे एक फंड क्रिएट करना है अपने बेटे के लिए, बीटेक के लिए। मुझे एक फंड क्रिएट करना है अपने बेटे की मैरिज के लिए, लॉन्ग टर्म मैं फंड की बात कर रहा हूँ इसमें। मुझे एक फंड क्रिएट करना है अपने लिए मकान बनाने के लिए, लैंड लेने के लिए। मुझे एक फंड क्रिएट करना है अपने बेटे की, अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए। तो जिस भी व्यक्ति के पास जितने भी लाइबिलिटीज है फ्यूचर की, वो अभी से उनके लिए एक फंड क्रिएट कर दे और उस फंड का टाइम हॉरिजन फिक्स कर दे। 10 साल बाद मुझे बेटे को एजुकेशन देनी है, 15 ईयर्स बाद मैंने बच्चों की मैरिज करनी है, 10 ईयर्स के पश्चात मुझे घर खरीदना है, आफ्टर दैट 5 ईयर मुझे कार खरीदनी है। तो ये स्मार्ट गोल्स के कैलकुलेशन हैं। हमें फंड क्रिएट करना है और टाइम हॉरिजन क्रिएट करना है, टाइम देखना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जब आप स्मार्ट गोल्स क्रिएट करते हैं तो आपका गोल्स स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। 30 लाख रुपए चाहिए। आपका गोल्स मेजरेबल होना चाहिए, आपका गोल्स अचीवेबल होना चाहिए, आपका गोल्स रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। एक स्मार्ट गोल्स में ये करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। भाई मेरी सैलरी है 30,000 रुपीज पर मंथ और मैं अपने बेटे के लिए गोल्स बना रहा हूँ 3 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो मैं गोल्स बनाऊंगा अचीवेबल, जो मैं अचीव कर सकता हूँ। हर पर्सन, हर व्यक्ति अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही गोल्स क्रिएट करेगा, जितनी उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस होगी। स्पेसिफिक गोल, टाइम कितने टाइम पे चाहिए, रियलिस्टिक, वास्तव में उस गोल्स को अचीव किया जा सके। रियलिस्टिक मतलब आप और रियल लगना चाहिए। मुझे अपने बेटे के लिए 25 करोड़ रुपए चाहिए 2 साल बाद, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये टाइम बाउंडेशंस नहीं है। तो आपके एक स्मार्ट गोल्स में क्या क्या चीजों का मिक्सअप होना चाहिए, वो है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम। नेक्स्ट स्लाइड। अब जब आप अपना गोल्स क्रिएट करें तो नंबर पहला उसमें आप कंसीडर करें कि आपने जो मनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो मनी सेफ है, सेफ्टी का फीचर्स। आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए।
नंबर सेकेंड, आप उसमें लिक्विडिटी का ध्यान रखें। जब आपको आवश्यकता हो आप उस मनी को विड्रॉल कर सकें। नंबर थर्ड, रिटर्न, उसमें कितना परसेंट रिटर्न है। तो जब आप अपने गोल्स को डिफाइन करें, अपने टारगेट को डिफाइन करें, आप उसमें सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न, तीन चीजों के मिक्सर को ध्यान रखें। इनमें से किसी भी चीज को आप मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने एक एग्जांपल दिया है कि माना इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो जो कोर्स आप आज 10 लाख का कर रहे हैं प्रेजेंट अमाउंट, इन फ्यूचर ये कोर्स आपको 13,40,000 का पड़ेगा अगर आप 5 साल बाद इसको करते हैं। कोई भी चीज है, माना अपने बेटे में आज एमबीए की फीस 10 लाख रुपीज है, तो फ्यूचर में 5 साल बाद इन्फ्लेशन रेट 6% है। जनरली इन्फ्लेशन रेट एक नॉर्मल लिया गया है, तो 13,40,000 रुपीज की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर यही कोर्स मैं अपने बच्चे को आफ्टर दैट 10 ईयर्स कराता हूं तो मुझे 70,90,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर यही कोर्स मैं 15 ईयर्स के बाद कराता हूं तो 23,96,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर 20 साल के बाद मेरा बेटा अगर ये कोर्स करता है तो मुझे बजट मेरा जो होगा वो 32,07,000 होगा। तो आप ये देख लीजिए, मैं अपने बेटे की मैरिज के लिए, लैंड के लिए, बेटे की एजुकेशन के लिए अगर कोई बजट डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि वो तो फ्यूचर में होना है, तो उसमें मैं इन्फ्लेशन को जरूर कंसीडर करूं। और मुझे कितना परसेंट उसमें पर मंथ डिपॉजिट करना होगा वो मैंने टेबल में दे रखा है। अगर 8% रिटर्न है तो 18,200, अगर 9% रिटर्न है तो 17,200, और अगर 10% रिटर्न है 17,300। तो गोल्स इस प्रकार से बनाए जाते हैं। जब आप अपना फंड क्रिएट करते हैं और उसका फ्यूचर के इन्फ्लेशन रेट को कंसीडर कर लेंगे, तो आप अपने गोल्स को इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि कितना परसेंट का उसमें डिपॉजिट करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, इससे पहले वाली स्लाइड जिसमें एक टेबल है मंथली इंस्टॉलमेंट 10 लाख रुपीज। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट, नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट सर स्लाइड, नेक्स्ट मंथली स्लाइड। इन्वेस्टमेंट वाली स्लाइड ये बस जी। बस, हाँ जी, हाँ जी, बस बस। अब एक एग्जांपल हमने दिया है। अब रही टाइम हॉरिजन की बात, हम टाइम हॉरिजन की बात कर रहे हैं। अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए 5 साल बाद, रिटर्न 6% है, तो आपको पर मंथ डिपॉजिट करना होगा 14,322। और अगर 10 ईयर्स पहले, आप 10 साल पहले अगर इसको डिपॉजिट करते हैं 6125। और इस तरह आप देख लीजिए टाइम ओरिजिन, अगर मैं 30 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूं तो मुझे पर मंथ डिपॉजिट करना होगा 1,021 रुपए। और अगर रिटर्न 15% है, आप लास्ट देखिए 178 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करना होगा। तो ये क्या बता रहा है, ये टेबल इंडिकेट कर रही है टाइम हॉरिजन। आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन जितनी जल्दी ले लें उतना आपके पास एक कॉर्प अमाउंट प्रिपेयर हो जाएगी। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्विक लेने हैं। आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग, आपको घर की प्लानिंग, बच्चों की मैरिज की प्लानिंग, बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग के लिए जो भी फंड क्रिएट करना है, आप देख लीजिए जो 6% रिटर्न है, 5 साल में कितना पर मंथ डिपॉजिट करना पड़ रहा है, और 30 ईयर्स में 1,021 रुपीज। तो जितना आपका टाइम हॉरिजन बढ़ेगा उतना आपका रिटर्न ज्यादा होगा। आपको पता होगा बैंक भी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग जो टाइम होता है उस पर रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देता है, क्योंकि उसको रिटर्न ज्यादा देना होता है। तो आप टाइम हॉरिजन को जरूर कंसिडर करें। अभी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस स्टार्ट किया है। तो एनपीएस में एक कंप्लेंट आ रही है, जी भाई मेरा रिटायरमेंट का पैसा बहुत कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लोग देर में जॉब लगे हैं और वो 40 ईयर्स में या 55 ईयर्स में परमानेंट हुए हैं, तो वो विद इन 5 ईयर, 10 ईयर्स जब रिटायरमेंट हो रहे हैं तो उनका टाइम हॉरिजन कम होने के कारण उनका रिटायरमेंट का जो पेंशन अमाउंट है वो कम हो रहा है। जितनी ज्यादा आपका टाइम हॉरिजन होगा, एनपीएस के लोगों के लिए भी सलाह है, उनका पेंशन अमाउंट भी उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा उनका टाइम हॉरिजन होगा।
तो आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में टाइम हॉरिजन को जरूर कंसीडर करें। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये तो स्मार्ट गोल्स की बात थी। अब बात करते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टी, यू कैन इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, you can investment in bank and post office, insurance also, share market, new pension schemes and mutual funds। मेरा जो आज का टॉपिक होगा वो म्यूचुअल फंड्स पर ज्यादा होगा, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम पर इतने सारे पूरे डिटेल को समझाना पॉसिबल नहीं होगा। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के आपके अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आपको घर के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए लैंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए आपको फ्लैट चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आपके ऑप्शंस के ऊपर कि आपको चाहिए क्या, आपकी चॉइस क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो प्रॉपर्टी एक हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। लोग आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड में करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक सेल्फ के लिए रहने के लिए करते हैं। तो वो आपका अपना निजी पर्पज होता है। हाँ, अगर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत सलाह है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप इंटीरियर एरिया में लीजिए, जाके उस एरिया का डेवलपमेंट 10 या 15 साल बाद जब होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस की। तो बैंक में आप या पोस्ट ऑफिस में आप आरडी ओपन कर सकते हैं, एफडी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, स्मृति अकाउंट है, पीपीएफ फंड है, एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र है और एनपीएस है। आरडी का मीनिंग आप जनरली जानते हैं, आप पर मंथ एक डिपॉजिट करेंगे तो आपको एक क्रॉप अमाउंट आपको मिलेगा। एफडी वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक टाइम के बाद आप विड्रॉल कर लेंगे। स्मृति अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट ये रिटायरमेंट के लिए है, एनएससी के किसान विकास पत्र और एनपीएस अकाउंट। नेक्स्ट स्लाइड। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, अगर आप इंश्योरेंस आपका एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। वैसे प्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम इंश्योरेंस को नहीं मानते, लेकिन एक लाइफ सेफ्टी के लिए एंडोमेंट प्लान है, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, टर्म इंश्योरेंस प्लान है और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। एंडोमेंट प्लान क्या है? जितने साल तक आप प्रीमियम पेमेंट करेंगे उतने तक का आपको लाइफ कवर मिलेगा। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है, आपका आपने इंश्योरेंस दी, मेरी एज 40 है, 60 ईयर तक, लेकिन मेरा जो लाइफ कवर होगा वो लाइफ टाइम तक होगा, जब तक मैं जीवित हूँ। तो वो होल लाइफ का इंश्योरेंस होता है। आज के टाइम पे होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान ज्यादा चल रहे हैं। थर्ड नंबर पे है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपका प्योर इंश्योरेंस, आपका टर्म इंश्योरेंस होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कार का इंश्योरेंस होता है, बाइक का इंश्योरेंस होता है, अगर आपके साथ कोई घटना घटित होगी अगर तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई भी अमाउंट रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये टर्म इंश्योरेंस है। ये आपने ऐड में देखा होगा कि 6,000 रुपए में आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराइए, 10,000 में आप 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस कराइए, वो आपके प्योर टर्म इंश्योरेंस होते हैं। बाकी जो इंश्योरेंस हैं उसमें आपको अगर आपकी डेथ होती है तो अमाउंट मिलेगी, अगर नहीं होती तो भी आपको अमाउंट आपके कुछ अमाउंट रिटर्न के साथ मिल जाती है, लेकिन इसमें ये कंडीशंस नहीं होती। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। आप एक मुफ्त अमाउंट रोज रोज जमा करते रहेंगे, वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट मीन्स एक ऐसा मार्केट जहां पर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट है। तो देर आर द लॉट ऑफ ऑप्शंस इन शेयर मार्केट। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट के अंदर एंटर करती है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट, जब वो कंपनी, प्लीज शेयर नेक्स्ट स्लाइड, जब आप वो कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो आप फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है, एजेंट के थ्रू आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा, इस पूरे मार्केट को एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो पूरे मार्केट को वॉच करती है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे मार्केट को वॉच करेगी, रेगुलेट करेगी और कस्टमर का ध्यान रखेगी, कस्टमर के गुड फेथ का ध्यान रखेगी। कोई मिस हैपनिंग कस्टमर के साथ नहीं, इन्वेस्टर के साथ नहीं होनी चाहिए, कस्टमर ना करके इन्वेस्टर के साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन हमारे पास एनालिसिस का होता है, जिसे मार्केट एनालिसिस कहते हैं। उसमें आप एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस,
इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम चेक करते हैं कि भाई कंपनी का ग्राउंड कैसा है। इकोनॉमिकल एनालिसिस, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है। इंडस्ट्री एनालिसिस, आज के टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, क्या इसकी, अगर मैं ये इंडस्ट्री ओपन करता हूं तो इसमें क्या फ्यूचर ऑप्शंस होगा। कंपनी एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इन ऑप्शंस को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। प्रेजेंट टाइम पे म्यूचुअल फंड काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। तो आपके पास अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, आपके पास डेब्ट इनकम म्यूचुअल फंड है, बैलेंस हाइब्रिड फंड है, सेक्टर फंड है, लिक्विडिटी फंड है। इक्विटी फंड क्या हो गया, आपका पैसा शेयर मार्केट में लगेगा, इसमें रिस्क क्राइटेरिया भी ज्यादा होगा तो रिटर्न भी आपका ज्यादा होगा। डेप्ट फंड है, इनकम फंड है। डेप्ट फंड में आपका पैसा डेप्ट सिक्योरिटी में लगेगा, रिटर्न कम होगा तो रिस्क भी कम होगा। बैलेंस हाइब्रिड फंड आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अगर भाई कोई व्यक्ति रिस्क लेना नहीं चाहता, मिड में रहना चाहता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा बैलेंस फंड में या हाइब्रिड फंड में। इसका मीन्स कुछ पैसा आपका इक्विटी में लगेगा, कुछ पैसा आपका डेप्ट में इन्वेस्टमेंट होगा। नंबर 4 हमारे पास है सेक्टर फंड। ये स्पेसिफिक सेक्टर पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ऑटो सेक्टर फंड। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर फंड, तो यहाँ पर आपका जो मनी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो स्पेसिफिक सेक्टर में ही आपका मनी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नंबर 4 है लिक्विडिटी फंड। शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप अपने पैसे को कहीं पार करना चाहते हैं, माना मुझे कि अपने डिपार्टमेंट से कोई एरियर मिला है 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, मुझे अपना पैसा कहीं पार करना है, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, तो मैं उसको क्या करूंगा, लिक्विडिटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और लिक्विडिटी फंड के अनुसार मैं उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। इंडेक्स फंड है, ये मार्केट के अनुसार चलता है इंडेक्स फंड। इंटरनेशनल फंड, आप अपना पैसा इंटरनेशनल कंपनी में लगाना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा इंटरनेशनल फंड में। अमेरिकन कंपनी, जितनी भी एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो मैं इंटरनेशनल फंड को सेलेक्ट कर सकता हूं। ईएलएसएस फंड है, ये आपका टैक्स सेविंग फंड होता है, इसमें लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। तो जितने भी टैक्स सेविंग फंड होते हैं वो आपके ईएलएसएस में कंसीडर किए जाते हैं। कैप फंड, कैपिटल फंड होता है। कैप फंड क्या होता है भाई, अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं कैप फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जब बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगता है तो उसको लार्ज कैप फंड कहते हैं। जब बीच की कंपनी में पैसा लगता है, जो मिड साइज की कंपनियां होती हैं, उसको मिड कैप फंड कहते हैं। कैप मीन्स कैपिटलाइजेशन, कैपिटल। और स्मॉल कैप फंड, जब आप छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, उसे स्मॉल कैप फंड कहते हैं। तो आप अपनी मनी के इन्वेस्टमेंट को कैपिटल के अकॉर्डिंग, कैपिटलाइज के अकॉर्डिंग में डिवाइड कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आज की डेट में लोग गोल्ड को भी इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन बताते हैं, तो आप चाहें तो मनी को गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के डेट में गोल्ड फंड भी मार्केट में रन कर रहे हैं, इसमें रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। दूसरा फंड होता है हमारे पास डेप्ट इनकम फंड। डेप्ट फंड में आपका पैसा मार्केट की डेप्ट बॉडी में लगेगा और इनकम फंड में लगेगा, इसमें रिस्क भी कम होगा और रिटर्न भी ज्यादा होगा। जनरली 2 फंड ज्यादा पॉपुलर हैं, इक्विटी फंड और डेप्ट फंड। इक्विटी में शेयर मार्केट में पैसा लगता है, डेप्ट में डेप्ट मार्केट में पैसा लगता है। तीसरा होता है बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड। बैलेंस या हाइब्रिड फंड क्या होता है, इसमें दोनों का मिक्स होता है, दोनों का बैलेंस होता है। कुछ पैसा आपका इक्विटी में लगेगा, कुछ पैसा आपका डेप्ट में लगेगा, तो ये आपका बैलेंस या हाइब्रिड फंड होता है। आज के टाइम पे भी हाइब्रिड फंड ज्यादा चल रहे हैं। कई जगह तो परसेंटेज है 60% इक्विटी में, 40% डेप्ट में, 70% इक्विटी में, 30% डेप्ट में। तीसरा फंड होता है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड क्या होता है, जब आप अपनी मनी को स्पेसिफिक किसी सेक्टर में लगाना चाहते हो, जैसे मैं सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो वो बैंकिंग सेक्टर फंड होगा। मैं सिर्फ ऑटो सेक्टर में पैसा लगाना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आगे ऑटो सेक्टर बढ़ेगा, ऑटो सेक्टर का मार्केट अप होगा, तो मैं क्या करूंगा, ऑटो सेक्टर फंड में पैसा लगाऊंगा। तो आप चाहें तो म्यूचुअल फंड को सेक्टर वाइज भी खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लिक्विडिटी फंड,
जहां पर आप लिक्विडिटी रखना चाहते हो वो आपका लिक्विडिटी फंड होता है। जहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखना चाहते हो तो वो आपका लिक्विडिटी फंड होता है। नंबर नेक्स्ट, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या, इंडेक्स फंड वाला खोल दीजिए म्यूचुअल फंड का जो टाइप्स है। इंडेक्स फंड क्या होता है, आप मार्केट के इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंड। इंटरनेशनल फंड की बात करें तो यहाँ पर जब आप अपनी मनी को इंटरनेशनल मार्केट में लगाना चाहें तो वो आपका इंटरनेशनल फंड होगा। उसके बाद आप अपनी मनी को टैक्स सेविंग फंड में भी लगा सकते हैं, कैप फंड में भी लगा सकते हैं, गोल्ड फंड में भी लगा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आप, हमारी तरफ से कुछ टिप्स हैं आपके लिए म्यूचुअल फंड के लिए, कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए क्या क्या सलाह एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिसोर्स पर्सन के थ्रू, मेरे थ्रू क्या सलाह आपके लिए है। तो मेरे लिए, सभी इन्वेस्टर के लिए सलाह है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कृपया करके अपने मोबाइल में म्यूचुअल फंड ऐप ऐड कर लीजिए। हर कंपनी का म्यूचुअल फंड ऐड है, फंड हाउसेस का, मैंने आपको भी इससे पहले बताया है, एक्सिस का है, SBI का है, HDFC का है, और ऑल इन वन भी आता है। अभी मार्केट में एक ऐड चल रहा है, आपने देखा होगा, टीवी में ऐड आता है, म्यूचुअल फंड सही है। जब क्रिकेट मैच चलते हैं तो कई क्रिकेटर उसमें ऐड देते हैं, तो आप उसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दे देगा। आज की डेट में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, तो आप म्यूचुअल फंड ऐप को डाउनलोड कीजिए। लेकिन म्यूचुअल फंड ऐप को जब आप डाउनलोड करें तो प्ले स्टोर से ही करें, हर जगह से ना करें। आप जब इन्वेस्टमेंट करें ऑनलाइन तो ये थोड़ी इस चीज को ध्यान रखें। नंबर सेकंड, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें। आप देख लीजिए कि इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस, पहला की रिटर्न कितना था। उसके बाद रेटिंग, उसकी रेटिंग क्या है, जैसे आप होटल की रेटिंग होती है, स्टार रेटिंग होती है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ऐसे म्यूचुअल फंड की भी रेटिंग होती है, तो आप उसकी रेटिंग को भी चेक कर लें। फंड मैनेजर, फंड मैनेजर वो होते हैं जो पूरे म्यूचुअल फंड को रन करते हैं, आपके पैसे को लगाते हैं। तो आप फंड मैनेजर का भी हिस्ट्री देख लें कि भाई इस फंड मैनेजर के अंदर क्या स्किल्स है, ये हमारे पैसे को कहाँ कहाँ लगा सकता है। तो आप लॉन्च ईयर, म्यूचुअल फंड आपका कब लॉन्च हुआ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिस्कोमीटर आपको म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन ऐप में आता है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने में कितना % रिस्क है। जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं उसका कंपनी में मार्केट शेयर कितना है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट शेयर ज्यादा है। आप जिस फंड में पैसा लगा रहे हैं वो किस किस सेक्टर में पैसा लगा रहा है। एंट्री लोड क्या है, एग्जिट लोड क्या है। जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो एक चार्ज किया जाता है एंट्री लोड, जब आप म्यूचुअल फंड से बाहर निकलते हैं तो एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है। उसके बाद टाइम हॉरिजन क्या है, देखिए टाइम हॉरिजन का बहुत बड़ा रोल है। जब मैंने मनी इन्वेस्टमेंट की तो उस समय शेयर मार्केट अप था, और जब मैं म्यूचुअल फंड से बाहर निकल रहा हूं तो शेयर मार्केट डाउन है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि जब भी आप एग्जिट हो तो आप हमेशा मार्केट अप होने पे एग्जिट हो। अक्सर ये होता है कोरोना वायरस, ब्लैक मार्केट, ब्लैक फ्राइडे के टाइम जब म्यूचुअल फंड गिरता है तो लोग बाहर होते हैं हड़बड़ाहट में, और उनको रिटर्न प्रॉपरली नहीं मिलता। आप जब म्यूचुअल फंड बाय करें आप टैक्स कैलकुलेशन देख लीजिए कि आपके पास टैक्स कैलकुलेशंस क्या है। और म्यूचुअल फंड के लिए आप एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए, ये मेरी तरफ से सलाह है। आप अपनी सैलरी के अलावा अपनी सैलरी का 10 टाइम्स या 12 टाइम्स एक इमरजेंसी फंड बनाइए, या एक टर्म प्लान आप अपनी लाइफ में जरूर लें। ये एज ए रिसोर्स पर्सन, एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट मेरा आपको सलाह है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, टर्म प्लान होना चाहिए। तो मेरा टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है, समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑडियंस का। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.